तो चलिए आज का 25 क्यूज शुरू करते हैं डेली क्यूज का। तो 90 ईस्ट रिच कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो ये 90 ईस्ट रिच कहाँ पे स्थित है? तो ये आंसर होगा आपका हिंद महासागर। वो नीचे तो स्लाइड होल है, ठीक है। 90 ईस्ट रिच हिंद महासागर में अवस्थित है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो ध्यान देना है कि यहाँ की कैनबरा तो है किसी की राजधानी, वेलिंगटन भी है, रियाद भी है, लेकिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथहैम्पटन की एक शहर है, न्यू साउथ वेल्स की। आइए देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि सिडनी ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित एकमात्र शहर है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद होता है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वह एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो ध्यान देना है कि आयु कम से कम 35 वर्ष का कोई कंडीशन नहीं है भारत के उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। बाकी शर्त सही है, तो कौन सा अनिवार्य नहीं है, इसलिए यही सही होगा, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखितों का होना आवश्यक है। भारत का नागरिक हो, दूसरा 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रह चुका हो, 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, न्यायाधीश तो समझ रहे हैं, अधिवक्ता भी पता ही होगा, है ना, वकील को शायद कहते हैं। तथा चौथा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक पर, वित्त आयोग पर, भारत की संचित निधि पर, राज्य बैंक पर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर होते हैं? तो ये होगा भारत की संचित निधि पे। चलिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर, जबकि पेंशन भारत की संचित यहाँ पे मुझको लगता है ना गलती, अच्छा ठीक है, राज्य की संचित निधि पर, और जबकि पेंशन जब होता है तो भारत की संचित निधि पे। ठीक है, आइए देखते हैं। 5वां नंबर देखते हैं। आपंक, जिसको स्लज बोलते हैं, और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। अच्छा, खाद्य के रूप में, खाद्य बोलेंगे तो कुछ और हो गया, खाद बोलेंगे तो ठीक है ना। तो ये खाद्य के रूप में अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी होना चाहिए। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं 6ठा नंबर। कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। मानव मल पूर्णतः कृमि कैको में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। तो यहाँ पे पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होगा, पानी कम से कम रहेगा तब इस प्रकार का बनेगा। तो ये ऑप्शन बी 1 और 3 हो जाएगा। कथन 1 सही है। भारत में कृमि प्रसंस्करण शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है, जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 गलत है। कथन 3 भी सही है, क्योंकि शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छतापूर्ण है। इसमें मानव मल पूर्णतः कृमि कीटों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मृदा के लिए बहुत समृद्ध पोषक का कार्य करता है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है,
रबी और खरीफ फसल, इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वर्षा ऋतु में रोपी जाती है। और दो तो सही है, शीत ऋतु में तो केवल दो हो जाएगा। कथन एक गलत है क्योंकि खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु जून से सितंबर में बोई जाती है, न कि ग्रीष्म ऋतु में। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, तो ये तो पहला सही है। गंगा एवं इसके सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ था। उनको लगता है इसमें सिर्फ एक ही सही होना चाहिए। कथन एक सही है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गंगा एवं इसके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु के किनारे सभ्यताएं पहले विकसित हुई। तो कथन दो गलत है दोस्तों, और ये मैंने NCERT के क्यूज से लिया है। आइए देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन डी होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में किया है। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने सैनिकों की एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। तो ये दोनों बात सही है इसके समय की। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, तो ये एक ऑब्जेक्टिव अलग से बन सकता है। अलाउद्दीन ने सैनिकों की एकता की जगह पे नगद वेतन देना तय किया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत के समय में नगद वेतन सेनाओं को किसने देना प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन सी। ऊपर दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना खड़ी रखनी पड़ी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना आरंभ किया। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। तो सहायक संधि जो भी किए हुए अपना स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दिलवाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। तो ये हो जाएगा तीनों सही, डी। आइए देखते हैं, उपर्युक्त तीनों कथन सही है। बढ़िया से इसको देखते हैं। कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया में सहायक संधि का प्रयोग किया गया, जिसके तहत इसे स्वीकार करने वाली रियासतें अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी। उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वे कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक ये रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए गवर्नर जनरल वेलेस्ली 1789 से 1805 के समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली और टिप्पू के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। तो ये सही है। टिप्पू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। टिप्पू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डच्चों की सहायता ली थी। डच्चों की सहायता न लेकर फ्रांस की सहायता ली थी। तो ये कर दो आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 और उसके टिप्पू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799 के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। अतः कथन एक सही है।
फिर है 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोका तथा स्थानीय सौदागरों की भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू को शेर मसूर के नाम से जाना जाता था तथा उसके राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। अतः कथन 2 भी सही है। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपने सेना का आधुनिकीकरण किया तो फ्रांस के साथ। तो अतः कथन 3 गलत है। आइए देखते हैं 13 नंबर। ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम उपभोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। वस्तुएं अपनी प्रकृति के कारण अंतिम वस्तुएं बनती है। मध्यवर्तीय वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये हमको फिलहाल नहीं इकोनॉमिक्स ध्यान में आ रहा है। तीनों सही है क्या? केवल 2 सही है। ठीक है, वस्तुएं अपनी प्रकृति के कारण अंतिम वस्तुएं बनती है। बाकी ऐसी वस्तुएं जिनका अंतिम भोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है अंतिम वस्तुएं कहलाती है। फिर नीचे है मध्यवर्तीय वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। आंसर तो 2 है ना, केवल 2। पहला एवं तीसरा कथन सत्य है तथा ओहो वही हमको लग रहा था कि इसी की हो रहा है क्वेश्चन, हम ही सही से नहीं देखे, सॉरी। असत्य की बात हो रहा है। तो ऐसी वस्तु जिनका अंतिम भोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है अंतिम वस्तुएं कहलाती है। मध्यवर्तीय वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। तो केवल 2 गलती है। पहला एवं तीसरा कथन सत्य है तथा दूसरा कथन असत्य है। वस्तु के ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन के प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है अथवा जिन्हें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अंतिम वस्तु कहते हैं। कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रगति की दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है। उदाहरण के लिए घर में बनाया गया भोजन बाजार में विक्रय हेतु नहीं जाता है। यद्यपि इसी प्रकार के भोजन बनाने का काम किसी होटल या रेस्तरां में किया जाए जहाँ की इन पकाए गए पदार्थों का विक्रय उपभोक्ताओं को किया जाता है तब वही भोजन अंतिम वस्तुएं कहलाएगी तथा आगत के रूप में गिनी जाएगी जिससे कि आर्थिक मूल्यवर्धन होता है। मध्यवर्तीय वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है जैसे ऑटोमोबाइल के निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग। ये मध्यवर्तीय वस्तुएं हैं जो प्राय अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत के रूप में प्रयुक्त होती है। आइए एक और इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, मूल्यह्रास विधि। तो ये आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि 3 का प्रयोग तो होता है, मूल्यह्रास विधि का प्रयोग नहीं होता है। तो 1, 2, 3 है किसी में, ये डी में है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की गणना 3 में से किसी एक विधि से कर सकते हैं। आय विधि कारक अदायगी के समस्त मूल्यों की माप करके, व्यय विधि फर्मों द्वारा प्राप्त व्यय के समस्त मूल्यों की माप करके और उत्पाद विधि फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्यों की माप करके। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार की कौन सी भाषा या भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो मात्र यहाँ मैथिली और उधर हिंदी और उर्दू ये 3 शामिल है। बिहार में प्रयुक्त भाषाएं हिंदी उर्दू के अलावा मैथिली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भोजपुरी, मगही, अंगिका नहीं है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अर्थवेद, अरण्यक, उपनिषद ये सामवेद है। तो सब ये अर्थवेद होगा। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अर्थवेद से जादू टोना भूत प्रेत एवं चिकित्सा के विषय में जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में अधिकतम जलोढ़ गहराई किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्णिया कटिहार के मध्य, गया मुंगेर के मध्य, सी है मुजफ्फरपुर सारण के मध्य और डी है औरंगाबाद तथा नवादा। तो ये आंसर होगा आपका मुजफ्फरपुर और सारण के मध्य ज़्यादा जलोढ़ की गहराई पाई जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से लेकर 2500 मीटर तक मापी गई है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर और सारण में देखना है कि 1000 से 2500 मीटर तक है और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा मैदान में जलोढ़ अपेक्षाकृत कम है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में घर के आंगन अथवा चौखटों के समीप जमीन पर बनाया जाने वाला चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला, पटना
कलम चित्रकला, भोजपुरी चित्रकला, मंजूषा चित्रकला। तो ये आपका आंसर दिया जा रहा है मधुबनी चित्रकला। बिहार में मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकला के अंतर्गत 2 प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, भित्ति चित्र एवं अरिपन। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य में खोजी गई ट्रागिग्रेडस की अस्टाइगार्क्टस कैरलेंसिस की प्रजाति का नाम राज्य के नाम पर रखा गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या केरल? तो ऑप्शन डी होगा केरल। हाल ही में केरल राज्य में खोजी गई ट्रागिग्रेडस की अस्टाइगार्क्टस कैरलेंसिस की प्रजाति का नाम केरल राज्य के नाम पर रखा गया है। यह ट्राडिग्रेडस की छोटी प्रजातियां हैं जिन्हें आमतौर पर वाटर बियर और मॉस पिगलेट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देवस्वाना डायमंड कंपनी को किस देश की ज्वानिंग खदान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? इंडोनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, चीन? तो ये मिला है ऑप्शन बी बोत्सवाना में। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना की ज्वानिंग खदान में हाल ही में देवस्वाना डायमंड कंपनी को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। यह बोत्सवाना देश हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका क्या बोल रहा है, 1098 कैरेट वजन के इस पत्थर का पता लगाने के 2 हफ्ते बाद राष्ट्रपति मोक्वेसी मासिसी को भेंट दिया गया। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें? लगता है 7वें है ना, देखते हैं 7वें या 8वें होंगे। अच्छा 8वें है। आइए, कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी हाल ही में ईरान के 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने 23 वर्ष पहले 1988 में 5000 राजनेताओं की फांसी दिलवाई थी। वे वर्तमान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आइए देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? बंगाल की खाड़ी, अटलांटा की खाड़ी, अरब की खाड़ी, अदन की खाड़ी? तो ये ऑप्शन डी होगा अदन की खाड़ी में। ठीक है, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना। तो भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच हाल ही में अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। संयुक्त अभ्यास में जहाज त्रिकंद ने हिस्सा लिया, जो वर्तमान में समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात है। आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत और किस पड़ोसी देश ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका? तो ऑप्शन ए होगा भूटान। भारत और भूटान ने हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के रास्ते खोलेगा। 24 नंबर देख लेते हैं। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिला से की गई है? ग्राम उजाला योजना, तो ये आरा जिले से। आइए एक और है, बिहार दिवस 2021 का थीम क्या है? 7 निश्चय, जल ही जीवन है, जैविक खेती, जल जीवन हरियाली? तो होगा ऑप्शन डी, जल जीवन हरियाली बिहार दिवस 2021 का थीम है। तो आज का 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे जो है ये डेली क्विज तो चलता रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का क्लास चलता रहेगा और इंटरेस्टिंग यूपीएससी ये सब का जो क्वेश्चन है वो सब भी आता रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आता रहेगा। तो ध्यान देना है। तो ये तो शुक्रवार तक होता है, शनिवार को वो शुक्रवार तक का 5 सेट 125 क्वेश्चन का रिवीजन होता है और 1 से 1.5-2 घंटा वो लग जाता है। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा। चलिए ठीक है, तो अब इसको बंद करते हैं।